जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों 31 जनवरी 2023 के ऑल शिफ्ट के जो क्वेश्चंस है मैक्सिमम 80 प्लस क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर आया हूं। आज के प्रश्नों को कुछ विद्यार्थियों ने टफ बताया है, कुछ टफ को टॉपिक से, कुछ अलग अलग टॉपिक से। टफ क्या कहा जाए तो एक पैटर्न थोड़ा सा आज बदला गया था। तो आइए देखिए एक नए तरीके से दोस्तों मैं आपके लिए लेकर विश्लेषण आया हूं। कुछ इस प्रकार से सारे प्रश्नों का आपका डिटेल में करवाऊंगा। दोस्तों जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा अगर चैनल के आप नियमित व्यूअर हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों आप हमारा वीडियो बहुत देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। पता नहीं जो है बड़े बड़े यूट्यूबर कैसे अपने सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं। हम लोग तो इतना क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं फिर भी लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है। गवर्नमेंट जॉब में पुलिस की सर्विस 5 साल करने के बाद टीचर की नौकरी 2 साल से कर रहा हूँ। आप लोग के लिए एकदम वीआईपी कंटेंट, जो ऐसा कंटेंट जो आपको याद हो। जब मैं तैयारी कर रहा था दोस्तों तो मुझे कुछ इस प्रकार का कंटेंट चाहिए था जो मैं देखूं और पढ़ूं, और साथ में कुछ इमेजेस और ग्राफिक्स जो मैं विजुलाइज कर पाऊं। चीजों को केवल याद मतलब पढ़ लेना ही बड़ी बात नहीं है, एग्जाम हाल में वो याद रहे ये बड़ी बात है। तो उस हिसाब से मैं आपके लिए बनाने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सपोर्ट कम देते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, आपका सपोर्ट हमें बहुत मोटिवेशन देता है। तो पहला प्रश्न आपके सामने देखिए, जैसा कि लगा हुआ है दोस्तों कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1991 को शुरू हुआ था दोस्तों। ये देखिए उसकी सीन भी मैंने आपके सामने लगा रखी हुई है, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था तथा 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ था। ये जो है 7 सितंबर से लेके, याद करने वाली पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, मैं की पॉइंट को हाईलाइट थोड़ा कर दूंगा जिससे कि आपको आसानी से याद रहे। तथा यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या के विवाद के कारण जो है असफल, वहां पर कुछ कम्युनल प्रॉब्लम होगी जिस वजह से यह सम्मेलन जो है राउंड टेबल, जिसको इंग्लिश में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, जो है विफल हो गया। लंदन से वापस आकर गांधी जी ने पुनः जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। एक प्रश्न और बनता है कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे दोस्तों। ये तो दूसरा आपका 31 वाला है, तो जस्ट इसी के पहले एक और गोलमेज सम्मेलन हुआ था जो है 1930 में, तो इस तरह से, और एक 32 में। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय थे। प्रश्न ये भी आता है डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनको याद रखेंगे। तथा गांधी जी जो है दूसरे वाले सम्मेलन में जो है महात्मा गांधी जो है भाग लेते हैं, इनको याद रखेंगे। तो यह था प्रश्न दोस्तों। याद करने वाला हाईलाइटेड पॉइंट क्या है, ये सीन देखिए, गांधी जी यहाँ शायद हमें बैठे हुए दिख रहे होंगे आपको भी। ये जो है लाला लाजपत राय है कि कौन है, ये भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं। तो सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं जिन्हें आप पहचान पाए, थोड़ा पुराना इमेज जिसमें आप जिनको देख पा रहे हो, जिनका विजुअल आप समझ पा रहे हो, तो ये जो है इनको आप समझेंगे, जो शायद बाल गंगाधर तिलक जी हैं। तो ध्यान से देखिए, ये इमेज विजुअलाइज कीजिए दोस्तों, याद हो जाएगा आपको। और यकीन मानिए यह इमेजेस लगाने का या फिर आपके सामने जो है चीजें लाने का सिर्फ इतना मोटो है कि आप केवल वीडियोस देखते जाएं यूट्यूब पर, तमाम यूट्यूबर्स के तमाम लोगों के कंटेंट पढ़ते जाएं, लेकिन एग्जाम हाल में कुछ भी नहीं याद आता है, भूल जाए। आप लोग के लिए लेकर के आया हूं। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की पहली हरित क्रांति कब शुरू हुई थी। तो भारत की पहली हरित क्रांति के बारे में जानिए, ये भी प्रश्न आया था। भारत की पहली हरित क्रांति की शुरुआत दोस्तों 1965 से 68 के बीच में हुई थी। हरित क्रांति के बारे में कई लोग पूछते हैं कि सर ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, हरित क्रांति क्या है। तो उसके बारे में, हरित क्रांति उस अवधि के रूप में जो है संदर्भित किया जाता है जब भारतीय कृषि आधुनिक तरीकों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने के कारण एक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित हो गई थी। मतलब जो हमारी ट्रेडिशनल जो है एग्रीकल्चर थी वो हमारी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही थी। तो जो है बूस्ट करने के लिए इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम को या जो कृषि प्रणाली को बूस्ट करने के लिए, थोड़ा बढ़ावा देने के लिए जो है हरित क्रांति लाई जाती है। भारत में MS स्वामीनाथन इसके जनक माने जाते हैं और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। आपने शायद इन्हें देखा हो या ना देखा हो, आज हम आपके सामने दोनों लोग के जो है इमेजेस लाए हैं। ये है आपके MS स्वामीनाथन सर और यह प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग जो है। इनकी वजह से आज जो गेहूं का इतना रिवोल्यूशन, जो इतना उत्पादन हो रहा है पूरे विश्व में, जो है जो नॉर्मन बोरलॉग ने और भारत में स्वामीनाथन साहब की ही देन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। कैल्शियम सल्फेट और अमोनियम, ऐसा ही विश्लेषण लाऊंगा दोस्तों। यूट्यूब पर तमाम जो है बिना क्वालिटी के कंटेंट आपको मिल जाएगा, लेकिन क्वालिटी कंटेंट आपको सिर्फ हेलो शिक्षा चैनल पर ही मिलेगा। मैं कई बार इन भर्ती परीक्षाओं को क्रैक किया हूं दोस्तों, SSC GD हो, पुलिस हो, SI हो, कांस्टेबल, मतलब इन भर्ती परीक्षाओं को क्रैक करके जो है मैंने अनुभव एक प्राप्त किया। उसके बाद टीचर भर्ती, मेरा एक सपना था शिक्षक बनूं, आज मैं शिक्षक भी बना। तैयारी अभी भी जारी है। बीच बीच में समय निकालकर आप सभी छोटे भाइयों बहनों को भी आपके सपने को पूरा करवाने के लिए मैं प्रयास करता हूं कि कुछ ऐसा कंटेंट दूं जो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी तैयारी के दौरान, वो आपको ना हो, यह डेटा मिले। कैल्शियम सल्फेट और अमोनिया क्लोराइड को मिलाकर
क्या बनता है, मतलब क्या बनाया जाता है। तो अमोनिया गैस बनती है दोस्तों। कैसे बनती है वो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। इसको गर्म करने पर जो है CaO यहाँ निकलता है और अमोनिया गैस यहाँ पर आपके बॉक्स में आती है। एकदम डिटेल में आप समझ लीजिए विजुअल के हिसाब से। छठ पूजा त्योहार किस देवता से संबंधित है? छठ पूजा त्योहार बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में मनाया जाता है। जो लोग जो है बिहार, झारखंड या पूर्वांचल के भी लगभग लोग इसको जानते हैं, अब तो ये पूरे इंडिया में मनाया जाने लगा है। बिहार के लोग जब हर जगह जाकर बसते हैं तो थोड़ा कल्चर से लोग उनकी जो है वाकिफ होते हैं, तो वो लोग भी छठ त्योहार जो है मनाते हैं। तो छठ त्योहार यहाँ पूछा गया था, यह प्रश्न जो है कि यह किस देवता से संबंधित है। तो यह जो है छठ त्योहार के बारे में, यह हिंदू चंद्रमास विक्रम संवत पंचांग में कार्तिक माह में मनाया जाता है। और यह सूर्य देवता, कई लोग लगा देंगे जो है कि सूर्य देवता से तो संबंधित है ही, लेकिन उनकी पत्नी जिन्हें उषा कहा जाता है, उनका छठी मैया जो है उन्हीं का नाम है, को समर्पित एक हिंदू त्योहार है। यह ध्यान रखेंगे डिटेल में। आपके सामने विजुअल्स लगा हुआ छठ का। अगर आप भी छठ पूजा में जो है रुचि लेते हैं और आप जानते हैं तो हमें जो है कमेंट सेक्शन में जो है आप किस स्टेट से हैं लिख करके बताएं। क्या छठ पूजा के बारे में आपको पता था या फिर ये इमेज आपने देखा था? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। डोनी पोलो हवाई अड्डा तो बार बार पूछ रहा है। लीजिए आज आपको मैं दिखा देता हूं कि डोनी पोलो हवाई अड्डा है कैसा, और प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, पूर्वोत्तर जो है भारत का जो एक तरह से जो है, इस तरह से अगर आप इंडिया मैप देखते हैं तो ये वाला जो एरिया है आपका जो है पूर्वोत्तर वाला, तो इस एरिया में दोस्तों एक भारत मतलब कह लीजिए कि इधर की कनेक्टिविटी अलग हो जाती है, इधर के लोगों का रूप रंग भी अलग हो जाता है। ये तो आपका उत्तर भारत हो गया, या आपका दक्षिण भारत हो गया, मध्य भारत हो गया, जो है पश्चिमी भारत। तो ये इस एरिया की कनेक्टिविटी को सही करने के लिए यहाँ पर इजिली एक्सेस हो सके, एक चिकन नेक एरिया यहाँ पर आप देखते हैं, तो उस एरिया से केवल कनेक्टिविटी है। तो एक जो है डोनी पोलो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया था, जो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। ये जो है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। इसका उद्घाटन जो है ईटानगर, आंध्र प्रदेश में जो है ईटानगर में जो है इसको, सॉरी अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में किया गया है, जहां उसकी राजधानी जो है वहां पर इसको किया गया है दोस्तों। और ये हमारे PM साहब है, ध्यान दीजिए उद्घाटन करते हुए। और यह डोनी पोलो का खूबसूरत दृश्य आपके सामने लगाया हुआ हूं। तो इस प्रश्न में आपको मजा आया दोस्तों, देखिए इस तरह से इसको याद करिए। अगला है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी से संबंधित भी एक प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। इस दल की स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 1923 को देशबंधु और जो देशबंधु जिनको देशबंधु भी कहा है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो इन दोनों लोगों का इमेज आपके सामने, स्वराज की पार्टी का जो है स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू साहब ने, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी ने जो इन्होंने किया था। तो इससे प्रश्न एक आया हुआ था, अगली बार हो सकता है इससे प्रश्न बदल दे कि कब की गई थी। तो 1923 ऑप्शन, ये भी ध्यान रखेंगे। तो याद करने वाली चीजें क्या हैं कि चित्तरंजन दास साहब स्वराज पार्टी से संबंधित है, मोतीलाल नेहरू संबंधित है तथा 1923 में इसकी स्थापना की गई थी, यह ध्यान रखेंगे 1 जनवरी को। अगला प्रश्न आपके सामने है जनगणना से संबंधित। तो बार बार प्रश्न पूछ रहा है, वही प्रश्न दोहराकर लक्षद्वीप, बिहार, केरल, यही डेटा बार बार दे रहा है। और मैं बार बार आपको कहता हूं दोस्तों कि जनगणना पर SSC GD वालों के लिए स्पेशल मैंने 2023 के आंकड़ों के साथ वीडियो बनाया। उस वीडियो को मैं आपको आई बटन में दे भी रहा हूं, नीचे लिंक में भी दे दूंगा। आप प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे हमारे चैनल पर जाकर के, तो जी इंडियन ज्योग्राफी इजी वे में आपको प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो जनसंख्या वाला मिल जाएगा। और वही प्रश्न आज फिर पूछा था कि 2011 की जनगणना में की जनसंख्या में बिहार का कौन सा स्थान है। यहाँ जो टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कौन सा स्थान था? तो बिहार का 3रा स्थान था। यह तो एक उत्तर हो गया। देखिए इस तरह से जो ग्राफिक आपके सामने स्क्रीनशॉट लगाया हूं, मैंने जो पढ़ाया था मात्र 20 मिनट की वीडियो, उससे डेली 2-3 प्रश्न आ रहे हैं। तो आज देखिए मैंने स्क्रीनशॉट कल भी लगाया था, आज भी स्क्रीनशॉट लगाया हूं कि जो है पहला स्थान उत्तर प्रदेश का, यूपी का, दूसरा महाराष्ट्र का, ये सर्वाधिक में है। और अगर राज्यों में, यहाँ पे मैंने 2 तरह से छांटा है, इधर राज्यों की बात की गई है, इधर यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है। तो राज्यों में रेड कलर के सर्वाधिक हैं। और अगर न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम देख लीजिए जो है मिजोरम में जो है 6 लाख और सिक्किम में 10 लाख जनसंख्या है। उसी तरह केंद्र शासित प्रदेश यूटी की बात करें दोस्तों तो दिल्ली में सर्वाधिक है 1.6 करोड़ और 64,000 केवल लक्षद्वीप में है। और इसी लक्षद्वीप की साक्षरता दर भी सर्वाधिक है। यह भी SSC GD बार बार दोहरा तेहरा के पूछ रहा है। और अगर सर्वाधिक विधानसभा सीटों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में है, और न्यूनतम विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 32 सीटों के साथ सिक्किम और 403 उत्तर प्रदेश में। तो ये जो जनसंख्या, ये जो आप देख रहे हैं चार्ट, ये मैंने इसमें नहीं, इसके लिए नहीं लाया है। ये चार्ट मैंने जो है अपने क्लास के स्क्रीनशॉट से लाया है। वीडियो का स्क्रीनशॉट जो है मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ यहाँ पर, स्क्रीनशॉट से लाया है, जो मैं अभी जो है 2-3 दिन पहले वीडियो अपलोड हुआ है।
आप जाकर उसको देखिए, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में या आई बटन पे दे दूंगा, यहाँ पे कॉर्नर में आपको यहाँ पे उसका लिंक जो है दिखेगा इस तरह से, तो इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद कौन सा पंजाब का लोक नृत्य नहीं है, तो कुल मिला के पंजाब के लोक नृत्य से कोई ऑप्शन रहे होंगे, फिलहाल इतना ही प्रश्न मिल पाया, तो मैंने पंजाब के लोक नृत्यों का एक आपके सामने जो है डिटेल में दिया है। देखिए, ये देखिए, एंजॉय करिए। पंजाब जैसा मौज तो कहीं है ही नहीं, यहाँ का भांगड़ा और पंजाब अलग ही है। आप देखिए, विजुलाइज कीजिए, याद कीजिए, रटने की जरूरत नहीं है साथियों, रट के पढ़ाई कभी परीक्षा पास ही नहीं कर सकते। मैं जो है कई बार परीक्षाओं को पास करने का अनुभव रहा है, मैं कभी रटा नहीं, मैं चीजों को देखने में, विजुअल्स को देखने में, वीडियोस को देखने में, या फिर कुछ ऐसी चीजों से जिनसे मुझे कनेक्टिविटी बने और मैं तथ्यों को एग्जाम में फटाक से पकड़ लूं। पंजाब का लोक नृत्य जो है पुरुष या महिला लोक नृत्यों के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है, जहां भांगड़ा, झूमर, लुड्डी, जूली, डंकरा, धूमल पुरुष लोक नृत्य हैं, जबकि महिला लोक नृत्य शम्मी, गिद्धा, जागो, किकली महिला लोक नृत्य है। इनको ध्यान रखेंगे। फिलहाल यहाँ तो जो है भांगड़ा में पुरुष महिला दोनों लोक नृत्य कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आप इस पर ध्यान अभी फोटो पर मत दीजिए, आप परीक्षा पर ध्यान दीजिए। इससे अच्छा भांगड़ा जो है बारात में आपकी शादी में किया जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कितना बेहतरीन प्रश्न। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? विश्लेषण भी आपको मजा आएगा इसको देख करके। तो सबसे ऊपरी परत को भूपर्पट्टी कहा जाता है, क्रस्ट। बस जान लीजिए कि खेत में अगर आप हैं तो जो सबसे ऊपर दिख रहे हैं वही आपकी क्रस्ट है, जिसमें जो उपजाऊ मिट्टी जिसको ह्यूमस वगैरह भी उसी में पाया जाता है। सबसे ऊपरी परत भूपर्पट्टी एक ठोस परत है। उसी के नीचे मध्यवर्ती मेंटल अत्यधिक गाढ़ी कही जाती है। क्रोड तो एकदम जो है मान के चलिए कि तरल अवस्था में है। यहाँ पर देखिए, ये भूपर्पट्टी है, मेंटल है, क्रोड है, जो है पूरा लिखा हुआ है कि ऊपरी क्रस्ट जो है यहाँ पर है, मेंटल यहाँ है, फिर आउटर कोर और इनर कोर यहाँ पर दिया हुआ है। सबकी लंबाई भी, लेंथ भी एक मैंने यहाँ पर दे दिया है। आप इसको ऊपर को लिथोस्फीयर वगैरह कहते हैं, तो ये भी ध्यान दीजिए। यह पृथ्वी की ऊपरी परत है। वीडियो रोक करके समझिए, इमेज को देखिए, विश्लेषण कैसा लग रहा है दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही तो जय हिंद लिखिए, मुझे समझ में आ जाएगा दोस्तों कि जय हिंद लिखने से आपके कि हाँ देश का सिपाही मुझे जय हिंद कर रहा है और उसी वीडियो मेरा पसंद आ रहा है। समुद्रगुप्त की दक्षिणी भारत में कितने राज्यों को एक साथ, समुद्रगुप्त ने दक्षिणी राज्यों में कितने, दक्षिण भारत में कितने राज्यों को एक साथ जीता था, यह प्रश्न आता था। तो ये मैप आप समझिए पहले। इस टॉपिक को, कंटेंट को, स्टैटिक को याद करने का प्रयास मत करिए, केवल इमेजेस की तरफ आप आइए और अपने दिमाग में इन इमेजेस को छाप लीजिए और छप जाएगा, मेरा विश्वास है। समुद्रगुप्त ने जो है दक्षिण भारत में कितने राज्यों को एक साथ जीता था? तो समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राज्यों से युद्ध किया था। ध्यान दीजिए, कितने राज्यों को? 1 दर्जन यानी 12 राज्यों को, और जीता भी, परंतु अपने साम्राज्य में नहीं मिला है, क्योंकि उसको लगता था कि वहां का प्रशासन वह हैंडल नहीं कर सकता। तो वह एक सूझबूझ वाला राजा था, तो उनको अपने राज्यों में उस समय मिलाया नहीं। प्रयाग प्रशस्ति द्वारा जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के भी 9 राज्यों को, अगर उत्तर भारत की बात की जाए तो वहां पर भी 9 राज्यों को जीतकर उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये देखिए, समुद्रगुप्त की जो है गुप्त साम्राज्य का राज्य विस्तार जो है कहां से कहां तक था, यह आपके सामने मैप के माध्यम से रखा हुआ हूं। और यह दक्षिण भारत के जो है यहाँ से यहाँ तक थे, तो ये वाले राज्य जो है इनको नहीं मिलाया था, नीचे वालों को, इसके नीचे जो है ये वाला एरिया, तो इसको ध्यान रखेंगे। भारत की सीमा देख रहे हैं कहाँ तक, अफगानिस्तान वगैरह, पाकिस्तान, ये सब, ये हमारा अखंड भारत था दोस्तों, जो सपना है। इधर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो मैप ये उस समय का देखिए, समुद्रगुप्त का एक सिक्का भी आपके सामने रखा हूँ। ये देखिए समुद्रगुप्त, जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है इसको, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी गई है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, दूध और क्रीम यह किसके उदाहरण है? ध्यान से देखिए, दूध और क्रीम किसके उदाहरण है? दूध और क्रीम दोस्तों इमल्सन, एक जो है कोलाइड, इमल्सन कोलाइड होता है, उसके उदाहरण है। अब इमल्सन कोलाइड आप पूछेंगे क्या होगा? अगर इमल्सन कोलाइड के बारे में आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा यहाँ हाईलाइट दिया हूं, आप पढ़िए, समझ में आ जाएगा। वह कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था, प्रवस्था, परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव होते हैं, तो इस प्रकार बने कोलाइडी विलयन को पायस या इमल्सन कहते हैं। परिक्षिप्त वगैरह बोल दिया, समझे में नहीं आया। अब आसान भाषा में समझिए, बहुत सरल भाषा में, साधारण भाषा में कहें तो द्रव के द्रव में परिक्षेपण को पायस कहा जाता है। मतलब कि लिक्विड है, जैसे दूध है, और दूध है का जो है छाछ बना दिया हमने या क्रीम बना दिया हमने, तो दूध से, वो भी तो लिक्विड ही है, तो द्रव का द्रव में ही ट्रांसफॉर्मेशन जो कर दिया जाए, तो इसे इमल्सन कहते हैं। अब आप शायद समझ गए होंगे, जिसमें सोल हो गया, जेल हो गया, फोम हो गया, तो ये लिक्विड में ही तो रहते हैं। जेली भी देखिए, जेल हो गया, फोम में ही हो गया, लिक्विड में ही है। तो वही कुल मिला के जो है लिक्विड का लिक्विड में ही ट्रांसफॉर्मेशन इमल्सन कहा जाएगा।
2022 में नागालैंड के राज्यपाल कौन है? 2022 में नागालैंड के राज्यपाल कौन थे यहाँ? तो रविंद्र नारायण रवि जो है, इनको ध्यान रखेंगे। राज्यपाल से संबंधित भी प्रश्न आ रहा है। मैं कहूंगा अगर समय हो तो केवल 10-5 मिनट का आप राज्यपाल जितने राज्यों के हैं एक नजर से देख लीजिएगा। अगर याद आ गया है परीक्षा में तो आपको 1 नंबर तुरंत मिल जाएगा। जल का पर्यायवाची तो बार बार पूछ रहा है, ये भी ध्यान रखिए। हिंदी कुछ आसान आ रही है दोस्तों। जितने भी विद्यार्थी परीक्षा देने गए थे, हमारे संपर्क में भी जितने लोग थे, सबने यही बताया कि हिंदी का पेपर है। आप भी देख रहे होंगे पीवाई की जो आ रहे हैं जो है पिछले प्रश्न, तो उनसे भी हिंदी आसान लग रही है। किस संविधान संशोधन में लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 10 वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया? तो 104वां संविधान संशोधन 2019 में SC/ST के आरक्षण के लिए लाया गया था। वो जो है उसको जो है 10 वर्षों के लिए बढ़ा करके 104वें संविधान संशोधन से, चूंकि आरक्षण परमानेंट तो है नहीं, है 10-10 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है, तो 104वें संविधान संशोधन से जो है बढ़ाया गया था। इसको ध्यान रखेंगे। और 103वां संविधान संशोधन क्या है दोस्तों, 102वां क्या है, 101वां क्या है और 100वां क्या है, इसको देख करके आप जाइएगा। और अगर आपको याद है तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में जो है मुझे लिखिए। जो है यह मैं आपके लिए प्रश्न छोड़ता हूं, थोड़ा सा आप भी अपने दिमाग से माथा पच्ची कीजिए। और मुझे विश्वास है कि अगर आप तैयारी करें तो आपको इनका जो है उत्तर जरूर पता होगा। अशोक स्तंभ में जो है किसने प्रशस्ति खुदाई करवाई थी, प्रशस्ति लिखवाया था अपना? तो आइए देखते हैं अशोक का जो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में जो कहा जाता है उसी की बात यहाँ पर चल रही है। अशोक स्तंभ जो है, अब आप जानते हैं जो हमारे जो है 4 शेरों वाला जो स्तंभ जो सारनाथ में है, जो है ऋषि पतनम जिन्हें कहा जाता है वाराणसी में, वो अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। तो अशोक स्तंभ जो है ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में, यह SSC का फेवरेट प्रश्न है। GD में अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि लास्ट तक पूछ देगा। इसको याद रखिएगा, ब्राह्मी और खरोष्ठी 2 लिपियों का उपयोग किया गया है। तो 200 ईसा पूर्व में समुद्रगुप्त ने, आज समुद्रगुप्त से उठाया था टॉपिक, समुद्रगुप्त ने अशोक स्तंभ को कौशाम्बी से प्रयाग लाया था और उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति इस पर खुदवाया गया था। जो हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखा था, जो है बुक जो लिखी थी, उसको इस पर लिखवाया गया दोबारा जो है। इसके बाद इसी के साथ छेड़खानी और होती है। 1605 में जो है 1605 ईस्वी में इस स्तंभ पर मुगल सम्राट जहांगीर जो है तख्त पर बैठने की कहानी और इलाहाबाद की स्थिति को उत्कीर्ण करवाया था। यह स्तंभ आपके सामने दिया हूं ताकि आपको याद रहे। निम्न में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र का नहीं है? फिलहाल तो आपके सामने महाराष्ट्र के सारे नृत्य रखा हूं, मजा आ जाएगा देख के दोस्तों आपको। देखिए, लावड़ी, तमाशा, पोवाड़ा, धनगढ़ी, गाजा, ये सब जो है महाराष्ट्र के नृत्य हैं। तो अभी तक आपने देखा नहीं होगा, लेकिन आप सामने देख लीजिए। गूगल पे तो सारी इमेजेस लगभग आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप लोग सर्च नहीं करते हैं या फिर बिजी लाइफ रहती है भाई स्टूडेंट्स की, मैं समझ सकता हूँ। तो मैं उनके लिए आपके काम को आसान कर दिया हूँ। ये देखिए, धनगढ़ी ऐसा नृत्य है, रुमाल लेकर अपना मौज कर रहे हैं। ये देखिए आपका पोवाड़ा नृत्य ऐसा है। तमाशा के बारे में जान ही रहे हैं। लावड़ी का भी एक नज़ारा आपके सामने दिया हुआ हूँ। तो याद रहेंगे दोस्तों, 1-2 बार आप इसको जहाँ वीडियोस को आगे पीछे करके देख लिए तो याद हो जाएंगे आपको आसानी से। हमारा मेन फोकस आपको प्रश्नों को याद कराना है, ताकि आपकी परीक्षा में इन प्रश्नों को आप गलत न करें। यह प्रश्न आए तो टपाक से आप उत्तर एकदम एग्जैक्ट जगह पे लगा दे। दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति की योग्यता क्या है? तो अनुच्छेद 157 में जो है राज्यपाल की नियुक्त होने की अर्हताएं दी गई हैं। वह भारत का नागरिक है और 35 वर्ष की आयु अगर पूरी कर चुका है तो वह राज्यपाल बन सकता है। अब बाकी पागल दिवालिया वाला तो मैटर आप जान ही रहे हैं, ये तो बहुत बार पढ़े होंगे। फिलहाल मेन प्रश्न यही है, तो मैंने वो सब तथ्य नहीं लिखा है, आप इशारा है समझ लीजिए कि दिवालिया ना हो, पागल ना हो, बैंक करप्ट ना हो, बगैर उसके खिलाफ मुकदमे ना हो, ये सब तो आप पढ़े ही होंगे। फिलहाल आप याद रखेंगे कि 35 ईयर जो है राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के लिए है, और अनुच्छेद जो है राज्यपाल का 157, ये बार बार पूछ रहा है। राज्यपाल राष्ट्रपति का अनुच्छेद रट करके परीक्षा में जाइएगा। जो है ये मेक इन इंडिया के बारे में जान लीजिए। मेक इन इंडिया, कई बार आप लोग पूछते हैं मेक इन इंडिया सर है क्या? बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा कि सर मेक इन इंडिया क्या भारत को बना? नहीं, देखिए आज मैं उसके बारे में डिटेल में बता देता हूं, समस्या खत्म। निर्माण को बढ़ावा देने एवं संवर्धन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम चलवाया। कब चलवाया दोस्तों? जैसे ही मोदी जी आते हैं उनके आने का पहला कार्यक्रम मेक इन इंडिया होता है। आपको अगर याद होगा तो न्यूज में आपने सुना होगा। कार्यक्रम की शुरुआत कि जिसमें भारत को महत्वपूर्ण निवेश एवं विनिर्माण संरचना तथा अभिनव प्रयोगों को वैश्विक केंद्र के रूप में बदला जा सके। ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो है एक मशीनरी है, इसको बना रहे हैं। कुल मिलाकर एक विनिर्माण उद्योग डेवलप करना भारत बाहरी वस्तुओं पर निर्भर न रहे, भारत अपनी जरूरत की सारी वस्तुएं स्वयं बना ले, यही मेक इन इंडिया है।
एक जो है शेर, ये लोगों को कई बार पूछ दिया है कि मशीनरी से बना हुआ एक शेर और उस पर मेक इन इंडिया लिखा हुआ, मेक इन इंडिया का लोगो है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे जो है। ये देखिए जैसे भाई साहब हैं बना रहे हैं अपना जो है कल कारखाना कोई है उसको अपना सेट कर रहे हैं, कपड़े वगैरह बनाना, तो ये सब सारी चीजें जो है जो मशीनरी है या टेक्नोलॉजी का आविष्कार भारत में करना, मेक इन इंडिया। 2022 में त्रिपुरा से राज्यसभा सदस्य कौन है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक, थोड़ा सा टाइपिंग वाले लड़के कुछ कमियां कर देते हैं लेकिन हम आप उसको करेक्ट कर देते हैं। तो राज्यसभा विप्लव कुमार देव हैं और नागालैंड के जो है यस फोगनानम कोयांक है। ये भी प्रश्न में शायद आया था, अगर ये होगा तो आप समझ लीजिएगा, दोनों आपके सामने रख दिया हूँ। द्वितीय हरित क्रांति की बात पूछ दिया अगर, तो द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत क्यों हुई थी, तो कृषि के विकास के लिए उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया था। मतलब वही फिर एग्रीकल्चर, पहली में भी एग्रीकल्चर की बात की गई, ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए ही आई थी। तो अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। आप जो है क्रिकेट वगैरह देखते होंगे तो उसमें यस से आई लिख करके आता है, इसका फुल फॉर्म ही है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय खेल प्राधिकरण। तो एससीआई की स्थापना जो है 1984 में हुई थी, मुख्यालय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में इसका है, ध्यान देंगे, यहाँ से प्रश्न आज उठा था। फुटबॉल का व्यास फीफा के अनुसार कितना होता है, तो 68 सेंटीमीटर जो है परिधि इसकी 68 से 70 होती है, और वजन जो है 410 ग्राम से 450। यह प्रश्न आया था, अब एग्जैक्ट क्या ऑप्शन था, ऑप्शन के हिसाब से होगा, फिलहाल इसको देख करके जाइएगा, फुटबॉल से संबंधित प्रश्न आया था। कभी वो पिच की लंबाई पूछ रहा है तो ये भी आप टॉपिक जरा से पढ़िएगा दोस्तों, आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम में। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ की राज्यपाल थी, न्यूज में आपने खूब सुना होगा कि झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू थी। 2015 से 21 तक जो है 9वें राज्यपाल का कार्यभार इन्होंने, हाईलाइटेड पॉइंट आपके सामने दे रहा हूँ, संभाला था। आजादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति थी, इनके बारे में यह तथ्य जान लीजिए, द्रौपदी मुर्मू। अगला टॉपिक आपके सामने, भारतीय संविधान के भाग 4A, भारतीय संविधान का जो है भाग 4A कहाँ से लिया गया दोस्तों, इसको जरा ध्यान दीजिए। एक कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बता दूं, अगर आप ये ना समझ पा रहे हो कि कौन सा भाग पढ़ें कौन सा नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों केवल आप ये जान लीजिए कि मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, राज्यपाल, बस इतना टॉपिक आप तो एकदम याद ही कर लीजिए। एसएससी जीडी में आपका कॉन्स्टिट्यूशन से प्रश्न नहीं रुकेगा, जो है मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार, राष्ट्रपति, राज्यपाल, यहां से प्रश्न बहुत आ रहे हैं। तो भारतीय संविधान का भाग 4A जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, अनुच्छेद 51A, यह बाद में जोड़ा गया। अभी इसी का प्रश्न घुमा करके पूछ दिया था कि जो है संविधान जब 1950 को लागू होता है तो उस समय संविधान का कौन सा भाग नहीं था, तो यही भाग 4A नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन जो है 1976 द्वारा यह संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और यह रूस से लिया गया, यह ध्यान रखेंगे दोस्तों। यह जो है आपका जो है फंडामेंटल राइट्स नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज जिसको बोलते हैं, तो यही आपका मौलिक कर्तव्य भाग 4A है। तो भाग जो है भाग 4, भाग 4A, भाग 5, यहां से प्रश्न बार बार उठा रहा है, और अनुच्छेद 18 बार बार पूछ रहा है, उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 14 पूछा है, विधिक समझ समानता, यह याद रखेंगे। तो इनको तो आप देख ही के जाएंगे दोस्तों। फिर भारत की राजधानी दिल्ली, ये कुछ रीजनिंग जैसा प्रश्न बच्चे बताए तो मुझे समझ में आया शायद ऐसा ही प्रश्न होगा। क्या आप परीक्षा देने गए थे, अगर ऐसा प्रश्न था तो जरा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वैसे अगर ऐसा था तो भारत की दिल्ली तो यूक्रेन की राजधानी कीव होगी, यह उत्तर हो जाएगा। आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ है, तो काफी बोलचाल में प्रयोग होता है। अगर ये आपको इस मुहावरे का अर्थ जो है याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, यह मैं आप पर छोड़ता हूँ, बहुत सरल है, आप बता ले जाएंगे, कमेंट लिख करके बताएं हमें। जम्मू कश्मीर का राज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा दोस्तों जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं। 2022 में अपने पदभार पर जो है आसीन होते थे, 7 अगस्त 2022 को। अगला प्रश्न, नागालैंड की पहली महिला जो राज्यसभा की सदस्य बनी है वो कौन है, तो फांगनोन कोन्याक जो है 2017 से, इनको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रश्न, फिर वही सरल प्रश्न, जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो नास्तिक, पाप का विलोम शब्द पुण्य, ध्यान देंगे इसको। एक प्रश्न, ठोस प्रश्न आपके सामने, जरा गौर कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एकदम समझा दूंगा, दोबारा इसमें समस्या नहीं आएगी। सर्वोच्च न्यायालय को पुनर्विचार करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रश्न है, तो सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार करने का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है, ध्यान दीजिए। एक बार मैं आपको बता दूं, पूरा याद हो जाएगा। अनुच्छेद 137 और अनुच्छेद 145, अब प्रश्न इसी से संबंधित आया था और आएगा भी, जान लीजिए, यही प्रश्न था, ऑप्शन तो नहीं मिले, प्रश्न है, मैंने डिटेल में पूरा पढ़ा दिया है।
अनुच्छेद 137 और अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए नियमों के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने सुनाए गए फैसले की समीक्षा करने की शक्ति है। ये दो आर्टिकल याद रखेंगे, 137 और 145। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला सुना दी है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट जो है 10 जनवरी को कोई फैसला दे दी और उसमें 11 जनवरी को किसी ने कहा कि साहब यह फैसला आपने गलत दिया है, ये देखिए असली कातिल तो यहाँ घूम रहा है, ये जो है आपने जिसको सजा दी है वो नकली कातिल है या वह कातिल नहीं है, वह निर्दोष है, सबूत मैं आपको दे रहा हूं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है अगले ही दिन या 12 जनवरी को अगले ही दिन जो है, मतलब एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, डेट पे आप ना जाइएगा, मतलब अगले दिन जो है सुनाए गए फैसले को बदल सकती है, इस पर पुनरावलोकन कर सकती है, समीक्षा कर सकती है। अनुच्छेद 137 और 45 में उसको पावर दी गई है। पुनर्विचार याचिका, अब मैं उसको थोड़ा सा ये तो मैंने आपको साधारण भाषा में जो समझाने के लिए बोलचाल की भाषा में बताया कि मतलब कहने का कि अपनी बात से सुप्रीम कोर्ट पलट सकती है अगर उसको अच्छे से सबूत मिल गए तो। ये नहीं कि जो बोल दिया वो बोल दिया, ऐसा नहीं है। वो अपने फैसले को पुनरावलोकन करके बदल देगी, बोलेगी नहीं इनको जेल से निकालो, ये जो असली मुलजिम मिला है हमको, एक्चुअल मुलजिम, क्योंकि इसके सबूत एक्चुअल हैं, इन्हें जो है जेल में डाला जाए। पुनर्विचार याचिका के बारे में बार बार बात होती है। पुनर्विचार याचिका तो एक ऐसी याचिका है, यही याचिका पड़ती है कि जिसपे जो है फैसले को पलटा जाता है। एक ऐसी याचिका है जिसमें न्यायालय के समक्ष अपने आदेश या फैसले की समीक्षा के लिए याचना की जाती है, मतलब रिक्वेस्ट की जाती है, जो वह पहले से सुना चुकी है। मतलब जो याची कहता है कि साहब आपने जो सजा सुनाई है उसमें मैं दोषी नहीं हूं, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, ये देखिए जो है अमुक व्यक्ति या ए व्यक्ति, मान लीजिए ए व्यक्ति का वीडियो फोटो फुटेज में लाया हूं, यह दोषी है। तो ऐसी याचिका जब वो डालेगा तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत अपना फैसला बदल देगी। सुप्रीम कोर्ट या तुरंत अपने फैसले पर विचार कर देगी कि क्या आप पूरा दोषी वही है या फिर आप भी कुछ उसमें दोषी हैं। और इसका एक अनुच्छेद और भाग भी मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की बात अगर करते हैं तो ये उसका भाग मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का भाग जो है 5 अनुच्छेद 124 से 147 तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, अधिकार और उसकी पूरी प्रक्रियाओं की वर्णन की गई है, पूरी प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक टॉपिक स्क्रीनशॉट मार के या रोक कर वीडियो एक बार आप अपने मन से इसको पढ़िएगा दोस्तों, आपको पूरा सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद याद भी हो जाएगा और पुनर्विचार याचिका क्या है, किस भाग में सुप्रीम कोर्ट है, याद करने वाले टॉपिक भाग 5 सुप्रीम कोर्ट 124 से 147 याद कर लीजिए। अनुच्छेद 137 अनुच्छेद 145 में पुनर्विचार ये है, और पुनर्विचार क्या है वो भी मैंने परिभाषित कर दिया है यहाँ पर। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए फीस का काम करता है दोस्तों। गवर्नमेंट जॉब से जब भी मैं ड्यूटी से आता हूं तुरंत समय पाता हूं आप लोगों के लिए वीडियो का कलेक्शन करना, डेटा का कलेक्शन करना, उसको डिजिटल वे में इस तरह से जो है आप देख रहे हैं डिजिटल वे में एक तरह से तैयार करना और आपको देना ताकि आपकी परीक्षा में हेल्प हो सके। एक काफ़ी मेहनत और एक कह लीजिए कि कठिनाई भरा काम होता है दोस्तों। तो आप हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए एक लाइक और कमेंट में जय हिंद या भारत माता की जय जरूर लिखें दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही अगले दिन की जो है नेक्स्ट पाली के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की विश्लेषण के साथ। थोड़ा देर में लाता हूं लेकिन दुरुस्त प्रश्नों का विश्लेषण लाता हूं दोस्तों।